दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ब्रिटेन का जो संविधान है इसे सभी संविधानों की जननी माना जाता है, क्योंकि ये जो संविधान है ना, ये सबसे पुराना संविधान है। ये जो संविधान था ये कुलीनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और शायद यही वजह थी कि राजतंत्र के होते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रातिनिधिक शासन का विकास हुआ। और फिर इस अलिखित संविधान पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र तीनों का प्रभाव पड़ा। मतलब ये कि ये जो संविधान था ना, ये कुलीन वर्ग यानी समाज राजनीति में ऐसे सदस्य होते थे जो समाज में अन्य सदस्यों की तुलना में एक हाई पोस्ट यानी उच्च स्थान रखते थे। और कुलीन वर्ग का सबसे ऊंचा स्थान यानी सर्वोच्च स्थान शासक का होता था, जैसे सम्राट या फिर महारानी। वैसे अगर अब हम बात करें तो आमतौर पर भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर श्रीलंका जैसे गणतंत्र देशों में कोई सरकारी मान्य कुलीन वर्ग नहीं होता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब जैसी आधुनिक राजशाहियों में ये आज भी देखने को मिलता है। और इसी कुलीन वर्ग से प्रभावित होकर ब्रिटेन ने राजतंत्र के होते हुए भी प्रतिनिधि शासन और प्रजातांत्रिक संस्था का विकास किया। प्रतिनिधि शासन वो होता है जिसमें जनता प्रतिनिधियों को सीधा चुनती है, जैसे हमारे देश में होता है। और प्रजातांत्रिक संस्था मतलब सरकार का एक राजनीतिक रूप जिसमें शासन से संबंधित शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मिलती है। तो ये तो हुआ बेसिक नॉलेज, क्योंकि जिस देश की शासन प्रणाली से हमारा अपना भारत देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, श्रीलंका जैसा देश प्रभावित है, तो खुद ब्रिटेन किस शासन प्रणाली से प्रभावित था ये हमारा जानना जरूरी है। तो ब्रिटेन किसी देश की शासन प्रणाली से नहीं बल्कि अपने ही देश के कुलीन वर्ग की शासन प्रणाली से प्रभावित था। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे देशों के आदर्श प्रजातंत्रों में से ब्रिटिश एक आदर्श प्रजातंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग मिसाल रखता है और यही कारण है कि इसे सारे संविधानों की जननी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अर्थ क्या होता है। ब्रिटेन का जो संविधान है ये पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे कहीं लिखा गया है, और इसीलिए शायद ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। यानी ब्रिटेन के पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें सारे कानून, नियम और विनियमों को बताया गया हो या फिर लिखा गया हो। ब्रिटेन के अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जिसमें लिखित संविधान नहीं है, जैसे इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। अब ये जो अलिखित संविधान होता है ना, ये एक लंबा समय लेकर विकसित होता है जिसमें समय के साथ साथ नए कानून और नियम जोड़े जाते हैं। मतलब ये जो संविधान होता है ना, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो संविधान होता है ना, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशंस हमारे सामने आती है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग नियम व कानून बनाए जाते हैं। और इस अलिखित संविधान वाले देश में संसद सबसे ऊपर होती है और इसमें न्यायपालिका के पास जो शक्तियां होती है ना, वो थोड़ी सीमित होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रिटेन का संविधान है ये कब और क्यों बनाया गया। भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश आज संविधान के अनुसार चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर संविधान की नींव कब, कैसे और किन हालातों में रखी गई। तो हमारे संविधान की जो अवधारणाएं हैं वो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश राजतंत्र के दौर में जो मैग्ना कार्टा जारी हुआ था ना, उसी के साथ पनपी थी। और इस मैग्ना कार्टा को महान अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 15 जून 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन और सामंतों यानी बैरन के बीच एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर मंजूरी ली गई थी और इसी दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा में पहली बार ये माना गया था कि कानून सबसे ऊपर है और राजा भी इसके दायरे में रहेंगे। इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे। और ये जो मैग्ना कार्टा है इसे 13वीं सदी की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि ये जो पत्र था ना, इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दौर में राजा के अगेंस्ट उनके सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो सामंत लोग थे ना, वो राजा की ज्यादतियों और करों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज्यादा तंग होकर सामंतों ने यह ऐलान कर दिया कि वो लोग राजा के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग देंगे। बस फिर क्या था, ब्रिटेन में गृह युद्ध की नौबत आ गई। फिर इस मैग्ना कार्टा ने इस युद्ध को खत्म करने में मेन रोल निभाया। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद 15 जून 1215 ईस्वी में लंदन में थेम्स नदी के किनारे रनीमिट नामक जगह पर किंग जॉन ने इस दस्तावेज पर मजबूरी और भारी दबाव से सहमति जताई, जिसमें 49 यानी 49 समझौते थे
और फिर किंग जॉन की मौत के बाद उनके बेटे हेनरी ने मैग्ना कार्टा को ब्रिटेन में लोकतांत्रिक कानून और संवैधानिक व्यवस्था का आधार बनाया। इसी ने मानव अधिकारों की नींव रखी। इसमें लिखे मानव अधिकारों को कई देशों ने अपनाया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। यहाँ तक कि हमारे देश यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली में एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेष अधिकार, संसदीय और द्विसदनवाद को ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन का संविधान किससे प्रभावित था और कब और किन हालातों में ब्रिटेन का संविधान बना। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान को राजतंत्र क्यों कहा जाता है। ब्रिटेन में संवैधानिक तौर पर राजतंत्र लागू है, क्योंकि ब्रिटेन के राजा या रानी को चुनने का जो काम होता है, इन्हें चुनने का जो फैसला लेता है वो इनका खुद का शाही परिवार ही लेता है। और ये जो सिलसिला है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी वंशानुगत होता है। इसीलिए ब्रिटिश ताज को संभालने वाला कॉमनवेल्थ देशों का प्रमुख होता है, क्योंकि देश में राजघरानों, संपत्ति और महलों का दबदबा होता है। मतलब ये कि ब्रिटेन में राजा या रानी वंशानुगत होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि जनता के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा, और ना ही राष्ट्रपति को कोई ऐसी पावर दी जाती है कि वो सिर्फ एक ही देश का प्रमुख होगा। ब्रिटेन में एक संस्थागत राजा होता है जो एक सत्ताधारी सरकार का प्रतीक है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसे क्राउन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्राउन तो ताज होता है। शुरुआत से ही ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था थी जहां शासन किसी एक व्यक्ति या एक ही राजवंश या परिवार के हाथ में होता था, और वहां का मुख्य शासनकर्ता राजा होता है, और राजा ही शासन का सर्वे सर्वा यानी सब कुछ होता है। मतलब ये कि राजा के आदेशों को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि निरंकुश राजतंत्र में लोकतंत्र का अभाव होता है? तो ऐसे में राजमुकुट राजा की शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, जिसे वे सिंहासन पर बैठते समय पहनते थे। लेकिन अब वर्तमान में राजमुकुट ने एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें सम्राट यानी राजा, कैबिनेट, संसद, लोक सेवाएं और वो सारी संस्थाएं शामिल हैं जिनके जरिए प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, और आपके समझ में भी आ गया होगा कि शुरू में राजा और राजपद में कोई अंतर नहीं होता था, क्योंकि राजा ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही राजा हुआ करता था। सारी शक्तियों का उपयोग राजा के जरिए ही किया जाता था। लेकिन अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विकास होने के बाद राजा और राजपद के भेद में महत्व बढ़ गया है, क्योंकि राजा की जितनी भी शक्तियां थी उनके पास, वो अब संस्था के राजा को दे दी गई है। और इसी को समझाने के लिए प्रोफेसर ऑक कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्री और संसद का सम्मिश्रण। ये वो संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। लेकिन प्रोफेसर नेविल कर्क के अनुसार संवैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियां हैं जो किसी काल में उनके पास हुआ करती थी। उनके नाम से ही उनका पालन होता है। हुआ यूं है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर संस्था में आ गई है, और इसे ही क्राउन कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्राउन की शक्तियों के बारे में। ब्रिटिश सम्राट यानी क्राउन को विशेष तरह की शक्तियां दी गई है, और क्राउन किस हद तक इन शक्तियों का यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। क्राउन को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई है, जैसे संसद के विघटन का अधिकार। क्राउन को यानी राजा को एक विशेष अधिकार होता है कि वो लोक सदन में कभी भी विघटन कर सकता है, यानी क्राउन किसी भी समय संसद को भंग कर सकता है। लेकिन अगर क्राउन संसद को भंग करना चाहते हैं तो आमतौर पर प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही भंग कर सकते हैं। दूसरी शक्ति है मंत्रियों के बर्खास्तगी संबंधी अधिकार। राजा को मंत्रियों को हटाने का अधिकार है, लेकिन सच ये है कि राजा अपने इस अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर राजा प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रियों को हटा देता है तो ये प्रधानमंत्री से दुश्मनी लेने के बराबर होता है, और ऐसा करना राजा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी शक्ति है प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का अधिकार। अब अगर हम बात करें राजा की, तो वो वास्तव में सरकार के फैसलों पर मोहर लगाता है और संसद की इच्छा से शासन करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के चयन की, तो उसे इस मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए इनवाइट करना पड़ता है, जिसने प्रधानमंत्री बनने और सरकार बनाने के लिए चुनाव जीता है। और जहां तक दूसरे मंत्रियों का चयन का सवाल है, तो राजा को प्रधानमंत्री की इच्छा का आदर करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि जब राजा को अपने विवेक बुद्धि से काम करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये तय ना हुआ हो कि बहुमत दल का नेता कौन है।
इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजा राज्य करता है, शासन नहीं। क्योंकि हुआ क्या कि राजा को विशेष अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन साथ में उनसे ये भी कहा गया कि आप इन अधिकारों का जो प्रयोग है वो किसी ना किसी मंत्री की सलाह पर करेंगे, यानी अपनी खुद की इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। और जब राजा अपनी इच्छा से खुद कुछ नहीं कर सकता तो उसे किसी गलती के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें जो भी काम करना होता था वो मंत्रियों की सलाह और परामर्श के अकॉर्डिंग करना होता था, इसलिए वो खुद तो किसी गलती के लिए जिम्मेदार हो नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मंत्री लोग कोई भी गलत काम राजा की आड़ लेकर करते रहें। मंत्री लोग अपने गलत कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, राजा नहीं होता। तो ब्रिटेन के संविधान का अर्थ, परिभाषा और ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो ब्रिटेन की प्रथाओं और परंपराओं का एक मिश्रित रूप है जो लिखित में नहीं है। तो इस बेसिक जानकारी के बाद अब हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो इसकी पहली और मुख्य विशेषता ये है कि ये प्राचीन संविधान है, क्योंकि ये विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में से एक है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संवैधानिक शासन प्रारंभ किया गया था। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये मिश्रित शासन प्रणाली है। मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण है। ब्रिटेन में एक राजा भी होता है जिसे क्राउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का कार्यपालक होता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकास का परिणाम है और इसे बनाने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि देशों की तरह संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था और ना ही इस संविधान की कोई घोषणा की गई थी। ये तो अंग्रेजी समाज के साथ ही विकसित हुआ है। चौथी विशेषता है अलिखित संविधान। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। मतलब इस संविधान के कानून, नियम और विनियम किसी भी दस्तावेज पर लिखे हुए नहीं है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत में लिखित संविधान है। पांचवी विशेषता है लचीला संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ही ज्यादा लचीला है और ये संविधान अपने लचीलेपन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस संविधान में बहुत ही आसानी से बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो सामान्य कानूनों की तरह ही है। छठी विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। उससे ब्रिटेन में कानून बनाने की असीम शक्ति है। अगर हम कानून की नज़र से देखें तो ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाली विश्व में कोई संसद नहीं है और इसीलिए एक विद्वान ने कहा भी है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इसके साथ साथ ही ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने की भी असीमित शक्ति प्राप्त है। सातवीं विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार ही पूरे देश का शासन चलाती है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रशासन की सुविधा से पूरा देश अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ है और इन इकाइयों को थोड़ी बहुत शक्तियां भी दी गई है, लेकिन ये जो शक्तियां ये उन्हें संविधान के द्वारा नहीं मिली है, ये केंद्र सरकार ने दी है और अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। आठवीं विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है, वहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता है। ब्रिटेन के हर नागरिक पर एक जैसा कानून लागू होता है। नौवीं विशेषता है धर्मनिरपेक्ष नहीं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वहाँ के सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। वहाँ के राजा या रानी के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म का होना जरूरी है, लेकिन मंत्रिमंडल और संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अब 10वीं और लास्ट विशेषता है पितृगत सिद्धांत। ब्रिटेन का संविधान प्रजातंत्र के साथ साथ राजतंत्र पैतृक सिद्धांत पर आधारित है। ये पैतृक व आनुवंशिक सिद्धांत का समर्थक है और इसीलिए लॉर्ड सभा के मोस्ट ऑफ सदस्य आनुवंशिक पेयर है। और इसका मेन कारण ये है कि वहाँ के लोग रूढ़िवादिता और अपनी प्रचानी संस्थाओं व मान्यताओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा व निष्ठा रखते हैं। तो ये तो थी कुछ खास विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान की। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। ब्रिटेन की जो संसद है वो द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए इसमें दो सदन होते हैं। पहली है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी प्रभु सदन और दूसरी है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी आम सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दो तरह के लोग होते हैं, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल और लॉर्ड्स टेम्परल। और ब्रिटेन के संविधान में 25 अनुच्छेद हैं जो वेस्टमिंस्टर और एडिनबर्ग में संसदों द्वारा पारित संघ के दो अलग अलग अधिनियमों का आधार बने। ब्रिटेन की जो संसद है वो विश्व के कई लोकतंत्रों के लिए उदाहरण थी।
और इसीलिए ये संसद मदर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि ब्रिटेन में राजतंत्र की संस्था बने रहने के क्या कारण हैं। तो इसका मेन कारण तो ये है कि ब्रिटेन के निवासियों को अपनी प्राचीन संस्थाओं के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, और यही कारण है कि लोकतंत्र के इस आधुनिक युग में ब्रिटेन में राजा का पद बना हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि राजा का जो पद है वो लोकतंत्र के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बना। और तीसरा कारण है राजा की उपयोगिता, क्योंकि राजा राष्ट्र की एकता और सामाजिक जीवन का प्रतीक है। क्योंकि राजा जो है वो शासन सूत्र के संचालन में सहायक होता है। राजपद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास भले ही वास्तविक शक्ति ना हो, लेकिन वो चेतावनी देकर, सलाह देकर, प्रोत्साहन करके प्रशासन की भारी सेवा कर सकता है। क्योंकि इतना तो अब हमारे भी समझ में आ गया कि इतने सालों तक राज सिंहासन पर बैठने के बाद कोई भी राजा शासन के बारे में इतना कुछ जान लेता है जितना दूसरे व्यक्ति के वश की बात नहीं है। ऐसे में उनसे अच्छा सलाहकार और कौन हो सकता है। उदाहरण के लिए 96 साल की महारानी ने 70 साल तक शासन किया। तो अब आप लोग खुद ही सोचो कि उन्हें शासन के बारे में कितना नॉलेज हो गया होगा।